नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय स्थल रूप और जीवन की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जहां हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी की सतह के अलग-अलग रूप मतलब पहाड़, पठार और मैदान ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृति और हमारी कहानियों को एक आकार देते हैं। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं अथर्ववेद के इस प्राचीन श्लोक से, जो कितनी खूबसूरती से बताता है कि पृथ्वी के कितने विविध रूप हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब इस धरती की संतान हैं और इसके हर रूप का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और पता है, यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले कि अरे पहाड़ इतने ऊंचे हैं या मैदान इतने बड़े हैं। नहीं, हम तो ये समझेंगे कि आखिर ये जमीन की बनावट हमारे खाने पीने से लेकर हमारे त्योहारों और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को कैसे तय कर देती है। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। हम एक एक करके पृथ्वी के इन शानदार रूपों की दुनिया में कदम रखेंगे, उनकी ऊंचाइयों को छुएंगे, उनके खजानों को खोजेंगे और उनकी गोद में बसी सभ्यताओं की कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये स्थल रूप होता क्या है। देखिए, स्थल रूप सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, ये एक जीती जागती बदलती हुई चीज है। ये लाखों सालों में बनता है और फिर अपने ऊपर रहने वाले हर जीव जंतु, पेड़ पौधे और इंसान की जिंदगी पर गहरा असर डालता है। और ये देखिए, ये शानदार तस्वीर उन तीन मुख्य स्थल रूपों को एक ही फ्रेम में दिखाती है जिन्हें हम आज समझने वाले हैं। ध्यान से देखिए कैसे ऊंचे नुकीले पहाड़ हैं, फिर मेज जैसी ऊंची जमीन यानी पठार और दूर तक फैले समतल मैदान। तीनों एक ही सीन का हिस्सा होकर भी कितने अलग हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इन तीनों में आखिर फर्क क्या है। देखिए, इनके आकार, इनकी ऊंचाई और इनके बनने का जो तरीका है ना, वही इन्हें एक दूसरे से एकदम अलग बना देता है। जैसे कि पहाड़ों के शिखर तो नुकीले होते हैं, वहीं पठार ऊपर से एकदम सपाट होते हैं, और मैदान, अरे वो तो बस दूर दूर तक फैले हुए समतल भूभाग होते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पृथ्वी के मुकुट से, यानी हमारे राजसी पर्वतों से। देखते हैं कि इन बुलंदियों में जिंदगी कैसे सांस लेती है। तो किसी स्थल रूप को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये एक पर्वत है? बड़ा आसान है। अगर वो अपने आसपास की जमीन से बहुत ऊंचा है, उसका बेस यानी आधार चौड़ा है, ढलानें एकदम खड़ी हैं और चोटी नुकीली है, तो समझ जाइए कि आप एक पर्वत को देख रहे हैं। ये सिर्फ पहाड़ों की लाइनें नहीं हैं, नहीं, ये तो महाद्वीपों पर फैली विशाल दीवारें हैं जो हवा और बादलों का रास्ता रोककर पूरे इलाके के मौसम तक को बदल देती हैं। और हाँ, अक्सर दो अलग-अलग संस्कृतियों के बीच एक सरहद भी बनाती है। और शुरुआत करते हैं हिमालय के इन दो दिग्गजों से, एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये शिखर सिर्फ चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये इंसानी हिम्मत की परीक्षा है, आध्यात्म की खोज है और कुदरत की उस ताकत का प्रतीक है जिसके सामने हम सब झुक जाते हैं। 8,849 मीटर। जरा सोचिए इस ऊंचाई के बारे में। ये जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना, बुर्ज खलीफा, उससे भी 10 गुना से ज्यादा ऊंचा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो इंसानी हिम्मत और कुदरत की विशालता को नापने का एक पैमाना है। शायद इसीलिए तिब्बत के लोग इसे चोमुलुंगमा कहते हैं, यानी ब्रह्मांड की देवी माँ। देखिए, पहाड़ों पर जीवन आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुदरत ने यहाँ हर किसी को जीना सिखाया है। नुकीली पत्तियों वाले देवदार के पेड़ बर्फ को आसानी से नीचे गिरा देते हैं, तो वहीं घने बालों वाला याक कड़ाके की ठंड को झेल लेता है। और इंसान, खैर इंसानों ने भी कुदरत के साथ तालमेल बिठाना सीख ही लिया है। ये तस्वीर इंसानी दिमाग का एक अद्भुत नमूना है। सीढ़ीदार खेती। जब खेती के लिए सीधी सपाट जमीन नहीं थी, तो इंसानों ने पहाड़ों को ही सीढ़ियों में बदल डाला। इसी को तो कहते हैं कुदरत के साथ जीने की कला। लेकिन पहाड़ों की ये खूबसूरती अपने साथ कुछ गंभीर खतरे भी लेकर आती है। यहाँ की जिंदगी जितनी दिलकश है, उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल और मुश्किल भी।
और इनमें से दो सबसे बड़े और विनाशकारी खतरे हैं भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और हिमस्खलन यानी एवलांच। ये कुदरत की वो ताकतें हैं जो पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर सकती हैं। ये पर्वतीय जीवन का एक कठोर सच है। लेकिन पहाड़ों की इन चुनौतियों के सामने इंसान का जज्बा हमेशा ऊंचा रहा है। बछेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा जैसे नाम हमें यही सिखाते हैं कि सबसे बड़ी चट्टानें बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं, और अगर इरादा मजबूत हो तो हर चोटी पर फतह हासिल की जा सकती है। पहाड़ों की नुकीली चोटियों से उतरकर अब हम चलते हैं पृथ्वी के उन विशाल, ऊंचे और समतल मैदानों पर जिन्हें पठार कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी मेज की जो मीलों तक फैली हो। पठार को याद रखने का सबसे आसान तरीका है इसकी ऊंचाई और इसका सपाट टॉप। सोचिए कि किसी ने एक बहुत बड़े पहाड़ की चोटी को ऊपर से काटकर एकदम समतल कर दिया हो। जो बचेगा वही तो पठार है। चलिए दुनिया के दो मशहूर पठारों को देखते हैं। एक तरफ है विशाल तिब्बती पठार, इतना ऊंचा कि इसे दुनिया की छत कह दिया जाता है, और दूसरी तरफ है हमारे भारत का प्राचीन दक्कन का पठार, जो लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावे से बना है। पठारों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी खनिज संपदा। यही वजह है कि कई पठारी इलाकों में माइनिंग यानी खनन एक मुख्य उद्योग है। इन्हें सचमुच पृथ्वी का खजाना कहा जाता है, क्योंकि धरती के कई कीमती मिनरल्स इन्हीं की परतों में छिपे हुए हैं। पठार सिर्फ खनिजों के लिए ही नहीं जाने जाते। जब नदियां इन ऊंची सपाट सतहों के किनारे पर पहुंचती हैं तो वे नीचे गहरी घाटियों में गिरती हैं और बनाती हैं दुनिया के कुछ सबसे शानदार झरने। ये पठारों की कठोर चट्टानों और ऊंचाई का एक खूबसूरत तोहफा है। अच्छा, अब ऊंचाइयों से उतरकर हम आते हैं मैदानों में, वो स्थल रूप जो शायद मानव सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहा है। अब ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर उत्तरी भारत का गंगा का मैदान एक हरे भरे कालीन जैसा दिखता है। ये विशाल और उपजाऊ मैदान हजारों सालों में गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। ये सचमुच में भारत का अन्न का कटोरा है। 40 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये भारत की आबादी का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा है जो सिर्फ इस एक मैदानी इलाके में रहता है। और ये हमें बताता है कि जहाँ उपजाऊ मिट्टी और पानी है, वहीं इंसान बसना पसंद करता है। मैदानों की कहानी बहुत सीधी सादी है। नदियों की लाई उपजाऊ मिट्टी, खेती के लिए सपाट जमीन और आसानी से मिलता हुआ पानी, ये तीनों चीजें मिलकर जीवन के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती हैं। और यही कारण है कि दुनिया की सभी महान सभ्यताएं नदियों के किनारे मैदानों में ही फली फूली। मैदानों में बहने वाली नदियां सिर्फ खेतों को पानी नहीं देती, अरे ये तो जीवन की धमनियां हैं, लाइफलाइंस। सदियों से ये व्यापार, ट्रांसपोर्ट और संस्कृति के लेन देन का जरिया रही हैं, जो लोगों और शहरों को एक दूसरे से जोड़ती आई हैं। अब तक हमने पानी और हरियाली से भरे स्थल रूपों की बात की, लेकिन अब हमारी यात्रा हमें एक ऐसे स्थल रूप पर ले जाती है जहां जिंदगी पानी की हर बूंद के लिए तरसती है। जी हाँ, मरुस्थल। देखिए, जब हम रेगिस्तान सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर गरम रेत के टीले ही आते हैं, लेकिन ये एक आम गलतफहमी है। रेगिस्तान की असली पहचान गर्मी नहीं बल्कि बारिश की कमी है। इसीलिए थार की जलती रेत भी रेगिस्तान है और गोबी की बर्फीली हवाएं भी। रेगिस्तान के कठोर हालात जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन यहाँ भी इंसानों ने जीना और मुस्कुराना सीख लिया है। मरुस्थल में जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कम से कम चीजों में भी एक खुशहाल संस्कृति बनाई जा सकती है और पानी की हर बूंद का सम्मान कैसे किया जाता है। तो हमने पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर मैदानों की गहराई तक की एक पूरी यात्रा कर ली। चलिए अब इस पूरी यात्रा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। ये जो स्लाइड है ना, ये पूरे अध्याय का निचोड़ है। 3 अलग-अलग स्थल रूप और उनसे जुड़े 3 बिल्कुल अलग तरह के जीवन। पहाड़ों पर जिंदगी चुनौतियों और एडेप्टेशन की है, पठारों पर जिंदगी खनिजों और माइनिंग के आसपास घूमती है, और मैदानों पर वहां जिंदगी खेती और घनी आबादी से चलती है। संक्षेप में कहें तो आप जहां रहते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें परीक्षा मंत्र समझकर अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं।
हम इस गहरे सवाल के साथ अपनी आज की यात्रा खत्म करते हैं। हमने देखा कि कैसे जमीन की बनावट ने हमारे अतीत को एक शक्ल दी है, लेकिन भविष्य का क्या? जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पहाड़, पठार और मैदान बदल रहे हैं, क्या हमारी सभ्यता भी हमेशा के लिए बदल जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर। जुड़ने